हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक 10 के ज्योग्राफी को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 7 और इस चैप्टर का टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में इसका परिवहन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्थल परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वायु परिवहन को, और उसके बाद ये संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन एक व्यापार के रूप में। तो आपको पता ही होगा कि एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना और ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। आपको पता ही होगा, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा। तो भारत में 5 प्रकार की परिवहन व्यवस्थाएं हैं: स्थल परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो आज हम लोग इसी में वायु परिवहन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्थल परिवहन को देखा था, और इसके बाद रेल परिवहन को, पाइपलाइन परिवहन और जल परिवहन को पिछले वाले वीडियो ने हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में आज हम लोग देखेंगे कि आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया, घने जंगल और लंबी समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है वायु परिवहन के द्वारा। तो वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचिए, जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, विछिन्न धरातल है, घने जंगल है, निरंतर बाढ़ आदि आते रहते हैं। तो हवाई यात्रा ने इसको किस रूप से इसको इजी बना दिया, सामान्य बना दिया, अभिगम्य बना दिया, अधिक अभिगम बना दिया हवाई यात्रा ने। अगर वायु परिवहन नहीं हुआ होता तो जहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, विछिन्न धरातल है और जहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता है, घने जंगल है, तो उस जगह पे जाना कितना मुश्किल था। तो ये हमारा वायु परिवहन जो है, इसके हमें आसान बना दिया। इसके लिए वहाँ तक पहुँचने का मार्ग जो दिया, वायु परिवहन ने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हमें दिया। तो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, पवन हंस हेलीकॉप्टर पवन हंस हेलीकॉप्टर में हम लोग देखेंगे कि तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी तटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभाग जैसे उत्तर पूर्वी राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। तो भारत में 2 प्रकार के हवाई अड्डे हैं, आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और घरेलू हवाई अड्डा। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम दुर्बल भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर इंडिया से जुड़े देशों को आपको पता होना चाहिए कि हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। हालांकि आजकल तो बहुत आम बात हो गई है, करीब करीब सभी व्यक्ति के पहुंच तक पहुंच गई है, लेकिन आज भी बहुत कमियां हैं। आर्थिक स्थिति से लोग अभी भी इसके लिए अभी आर्थिक स्थिति से उतना मजबूत नहीं हुए हैं कि सभी को ये हवाई यात्रा से सभी लोग जुड़ सके, सभी लोग पहुंच सके हवाई यात्रा के पास। तो हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं।
संचार सेवा में है कि जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसके विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया गया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वालों के गतिहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संचार एक होता है और इसमें व्यक्तिगत संचार में पोस्टकार्ड, पत्र, तार, टेलीफोन और ईमेल शामिल होता है, जबकि जन संचार में इसमें मैगजीन होता है, अखबार होता है, रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस तथा सिनेमा आदि ये जन संचार के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत संचार में पोस्टकार्ड हो गया, पत्र, तार, टेलीफोन और ईमेल, ये व्यक्तिगत संचार है। तो संचार के दो साधन व्यक्तिगत संचार और जन संचार। तो व्यक्तिगत संचार में आप लोग समझ गए होंगे कि पोस्टकार्ड इसके अंतर्गत आता है, पत्र और टेलीफोन, ईमेल ये सब शामिल है व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत। और जन संचार के अंतर्गत मैगजीन, अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस तथा सिनेमा आदि इसमें शामिल होता है। तो व्यक्तिगत लिखित संचार क्या है? तो भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बहुत बड़ा है, बृहत्तम है और प्रथम श्रेणी की डाक कार्ड और लिफाफा, बंद लिफाफा पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वाहनों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल होता है। और दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। जनसंचार की अगर हम बात करें तो जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। रेडियो को, जैसे रेडियो हो गया तो रेडियो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है रेडियो। और अगर टेलीविज़न की हम बात करें तो टेलीविज़न सबको पता है, सब लोग देखते हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार है, राष्ट्रीय समाचार संदेश माध्यम है दूरदर्शन और विश्व के सबसे बड़ा बृहत्तम संचार का साधन है। और बृहत्तम संचार के साधन तंत्र में से एक है टेलीविज़न। मैगजीन की अगर हम बात करें तो मैगजीन कौन सा संचार में आता है? जन संचार के अंतर्गत आता है मैगजीन। तो मैगजीन भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। और अगर फिल्म की बात करें तो भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि संचार जो सेवा है वो व्यक्तिगत रूप से भी और जनसंचार के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को भारत का डाक संचार तंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा है, बृहत्तम है, सबसे बड़ा भारत का डाक संचार तंत्र। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा है भारत का डाक संचार तंत्र, विश्व का सबसे बड़ा है भारत का डाक संचार तंत्र। और यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी जिसको बोलते हैं पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाया जाता है। हालांकि आज कल लिफाफा बंद चिट्ठी का प्रचलन थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि आजकल जितना भी मेल सब ज़्यादा होने लगा है, मेल और मैसेज, जब फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, तो इसके चलते कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी का आजकल थोड़ा इसका प्रचलन में कमी हुआ है। तो पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं ये कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। और ये धरातलीय डाक द्वारा यानी स्थल मार्ग के द्वारा,
तो धरातलीय डाक के द्वारा दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह, तथा इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, स्थल परिवहन और जल परिवहन। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, राजधानी मार्ग के रूप में मेट्रो चैनल और ग्रीन चैनल और व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। भारत एशिया महाद्वीप में दूरसंचार तंत्र के मामले में सबसे आगे है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है और यह सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। तो जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ, जनसंचार से मानव का मनोरंजन तो होता ही है, तो मनोरंजन के साथ साथ जनसंचार से मानव को राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में भी जागरूक कराता है। सिर्फ मनोरंजन का ही एक साधन नहीं है यह, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में भी जागरूक कराता है लोगों को। और इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित होता है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, राष्ट्रीय आकाशवाणी राष्ट्रीय हो गया जिसको ऑल इंडिया रेडियो बोलेंगे, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार है और संदेश का माध्यम है, आपको पता ही होगा, तथा विश्व के सबसे बड़ा बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है दूरदर्शन। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु, चाहे कोई भी वर्ग हो, बच्चा, बूढ़ा और जवान, सभी के लिए यह मनोरंजन का साधन है, ज्ञानवर्धक का साधन है। खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है यहाँ से। तो भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है और ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते, जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं? आपको पता है? तो तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र भी आते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी है, उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू का भी समाचार पत्र आते हैं हिंदी के अलावा। तो भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। तो यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का एक अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें और है कि भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम या उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है भारत। तो आइए इसको एक बार फिर से संचार सेवाएं क्या है उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। तो संचार के साधन 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संचार साधन और जनसंचार। तो व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत आएगा पोस्टकार्ड, पत्रतार, टेलीफोन और ईमेल, जबकि जनसंचार के अंतर्गत आएगा मैगजीन, अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और सिनेमा। उसके बाद व्यक्तिगत लिखित संचार में भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा है। प्रथम श्रेणी की डाक कार्ड लिफाफा बंद
लिफाफा बंद पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयानों द्वारा या फिर जल मार्ग के द्वारा भी इसको पहुंचाया जाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल होता है। और दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक कराता है। इसके अलावा रेडियो, आकाशवाणी, राष्ट्रीय ऑल इंडिया रेडियो, तो क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। टेलीविज़न जैसे दूरदर्शन हो गया, देश का राष्ट्रीय समाचार पत्र और संदेश का माध्यम है। टेलीविज़न के द्वारा ये संदेश और माध्यम मिलता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है दूरदर्शन, तथा विश्व के सबसे बड़ा संचार तंत्र में से एक है। मैगजीन भारत में वर्ष भर में अनेक समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है मैगजीन में। तो फिल्म को हम देखें तो भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों और देशों के व्यक्तियों के बीच, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार क्या है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि व्यापार क्या है। तो व्यापार राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसको आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब दो देश के बीच जब व्यापार होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है, दो देशों के बीच व्यापार। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है तो इसको राज्य स्तरीय व्यापार, दो या अधिक राज्यों के मध्य, दो या अधिक राज्य के जो बीच में व्यापार होगा उसको राज्य स्तरीय व्यापार कहा जाता है। तो एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के बीच के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है और यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों के द्वारा हो सकता है। व्यापार संतुलन कैसे होता है, तो किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर ही उस देश का व्यापार संतुलन कहलाएगा। किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर ही उस देश का व्यापार संतुलन कहलाएगा। और अनुकूल व्यापार की अगर हम बात करें, अनुकूल व्यापार संतुलन कैसे होगा, तो अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। मूल्य से अधिक होगा तभी तो उसको हम अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। और असंतुलित व्यापार संतुलन क्या है, तो असंतुलित व्यापार संतुलन में इसके विपरीत हो जाएगा। निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाएगा। यानी निर्यात की अपेक्षा जब आयात अधिक होगा, अधिक आयात होगा तो असंतुलित व्यापार इसको कहा जाएगा। तो सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनकी वितरण असमान है। तो आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, यहाँ पर समझिए पॉइंट को, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, निर्यात जो है आयात से अधिक हो, निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। फिर से इस पॉइंट को समझिए, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसको कौन सा व्यापार संतुलन कहेंगे, अनुकूल। और इसके विपरीत
अगर निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात संतुलित हो, अगर इसके विपरीत क्या हो जाएगा कि अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसको अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। और इसके विपरीत ठीक क्या हो जाएगा कि निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात, निर्यात के अपेक्षा अधिक आयात यानी अधिक आयात होगा और निर्यात कम होगा तो उसको असंतुलित व्यापार कहेंगे। और जहाँ निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा उसको अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। तो इसको अनुकूल व्यापार संतुलन और इसको व्यापार संतुलन और असंतुलित, अनुकूल व्यापार संतुलन और असंतुलित व्यापार को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुएं रत्न से लेकर रत्न जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद सभी का भारत से इसको व्यापारिक संबंध है अन्य देशों से भारत के साथ। और निर्यात और आयात होते रहता है, भारत से निर्यात होता है ये सब चीज़। और इसमें भारत में आयातित वस्तुओं में जैसे हो गया आयात करने वाला वस्तुओं में हो गया कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार वस्तुएं, मशीनें, कृषि अन्य उत्पाद शामिल है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पर्यटन। पर्यटन क्या है? तो पर्यटन एक व्यापार के रूप में है। पर्यटन क्या है? एक व्यापार के रूप में है। तो पर्यटन वर्ष 2003 की अपेक्षा 2003 का अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो 2003 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11.8% की दर्ज की गई है, जिसमें से 64,889 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। तो अगर पर्यटक हमारे देश में आते हैं तो इससे हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगा, हमको हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगा, विदेशों से यहाँ मुद्रा आएगा। तो इस प्रकार से हमें अगर पर्यटकों का आगमन होता है हमारे देश में तो हमारा देश का विकास होगा। तो 1.50 यानी 1,50,000 से भी अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। तो पर्यटन का महत्व क्या है? तो पर्यटन जो है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में भी सहायक होता है। तो पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटक उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से भी अधिक व्यक्ति पर्यटक उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटक राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटक क्या करता है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला और संस्कृति उद्यमों को प्रश्रय भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में भी सहायक होता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटक, पारी पर्यटक यानी इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटक, सांस्कृतिक पर्यटक, चिकित्सा पर्यटक तथा व्यापारिक पर्यटक के लिए आते हैं। तो देश के विभिन्न भागों में पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटक उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटक उद्योग के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के इसको पर्यटक को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पर्यटक हमारे लिए हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारे देश में पर्यटक आते हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। पर्यटन से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित मिलता है और इसके साथ साथ ही स्थानीय हस्तकला विशेष रूप से और संस्कृति उद्यमों को भी प्रश्रय देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ भी विकसित करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पर्यटक जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो ये थे आज के हमारे चैप्टर से महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।